नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से मिल रही खबर की। फर्रुखाबाद में टीबी रोगियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है। वहीं अब टीबी रोग से परेशान मरीजों को सरकारी अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही बार बार जांच करानी होगी। आपको बता दें कि टीबी मरीजों को जांच के लिए कई महीनों का समय लग जाता है, लेकिन अब सरकार की उपलब्धता में यह पोर्टेबल एक्सरे मशीन आने से टीबी के मरीजों को घर पर ही एक्सरे करेगी। वहीं 10 सेकंड में मरीज की रिपोर्ट मशीन देगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम ने बताया है कि एक्सरे मशीन मेडिकल मोबाइल यूनिट में लगी है। बिना डॉक्टर के ही एक्सरे मशीन संक्रमण को बता देगी। माघ मेला में हजारों लोग आते हैं। यहाँ पर संक्रमण होने की बहुत बड़ी संभावना है। इस वजह से मेला क्षेत्र में मशीन से आने जाने वालों को स्कैन भी किया जाएगा। डिजिटल मशीन आई है एक्सरे की, इससे क्या सुविधा मिलेगी मरीजों को, टीबी मरीजों को? मैं बताना चाहूँगा आपको कि 100 डेज जो टीबी कैंपेन चल रहा है हमारा 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और इट विल बी कैरीड अप टिल द 24th ऑफ मार्च 2025। इसमें हमारी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है उसमें इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक मशीन भेजी है एक्सरे की जो एमएमयू में लग रही है और ये मशीन मैक्सिमम 200 एक्सरे एक दिन में कर पाती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी भी है। तो मशीन एक्सरे के बाद स्वयं ही बता देती है कि इसमें ये संभावित बीमारी हो सकती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रामनगरिया में जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे वहाँ। ऑल्दो इट्स गोइंग ऑन, अभी चल रही है, लेकिन रामनगरिया में एक बहुत बड़ी संख्या आती है साधुओं की। और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि कम जगह में जब ज़्यादा लोग रहते हैं और ओपन एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्रॉस एयर नहीं होती, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, नमी ज़्यादा होती है, धूप कम मिलती है, तो वहाँ पर टीबी के या क्षय रोग के मरीजों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मशीन आगे एक बूम साबित होगी, मतलब एक ड्रास्टिक बूम, एक आने वाले समय में क्रांतिकारी स्टेप होगा जिसमें इन एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो आप पता कर पाएंगे कि संभावित बीमारी क्या है। क्या गाँव में जाएगी मेडिकल यूनिट आपकी? देखिए, मेडिकल मोबाइल यूनिट का एक फिक्स प्रोग्राम होता है, इसके ब्लॉक निश्चित होते हैं, गांव निश्चित होते हैं, टूर निश्चित होता है। और अभी तक हमने जो पिछले दिनों लगाई है रामनगरिया में, ये ज़्यादातर हमने दुर्वासा ऋषि के सामने ही, आश्रम के सामने प्लेस किया। इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसको मेन चौक में, आश्रम रामनगरिया मेले के मेन चौक में प्लेस करें, जहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो इसका हमें प्रॉपर बेनिफिट भी दे पाएगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में 29वें उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया है और कहा है कि बरेली में 3 दिन पहाड़ों की रंगत देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में हो रही चुनाव में भाजपा बड़े पैमाने पर जीत दर्ज करने जा रही है। सीएम योगी को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर धामी ने कहा कि सीएम योगी का पहाड़ों से लगाव है, उनका प्रचार बीजेपी को जबरदस्त मजबूती देगा। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वेरिफिकेशन के जांच के आदेश कर दिए हैं। जगह जगह हमारे सभी जिलों में ये जांच चल रही है और जहां भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुंभ में मेला आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं कि वहाँ पाप खोलने के लिए सरकार जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी रहे हों, तो उनको कुंभ का महत्व समझ में नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही हमारा शुभ भी और मैं कहूँ पवित्र कुंभ है। इसमें जो भी जाएगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। वहाँ तमाम साधु संतान उनसे भी आग्रह किया साथ लेके चले जाए। देखिए, सारे साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में ये कुंभ अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुंभ होगा। सारे साधु संतों ने पहले से ही, चूँकि देवभूमि हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में साधु संत वहाँ गए हैं और कुंभ में लोग स्नान करेंगे। हम अच्छा जल भी जो हमारे यहाँ से जाता है उसको ठीक समय पर भेजेंगे, जिससे कि सारे लोग वहाँ पर इस पुण्य के भागी बनेंगे। सर, कुंभ में मुस्लिमों की पाबंदी लगाई है, उस पर क्या कहेंगे? सही फैसला है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये तो उत्तर प्रदेश में जो भी होगा सोच समझ के किया गया होगा। हरदोई मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरु रानी के द्वारा विकास खंड कार्यालय अहिरोड़ी बरखेड़ा ब्लॉक में आरआरसी सेंटर बरखेड़ा व अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लॉक अहिरोली सभागार, सामुदायिक शौचालय, प्रेरणा कैंटीन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान लघु सिंचाई विभाग के स्टोर रूम एवं पूर्व निर्मित निष्प्रयोज शौचालय को निस्तारित करने के भी निर्देश दिया है। साथ ही उनके द्वारा सहायक विकास अधिकारी और पंचायत को योजनाओं की जानकारी न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विकासखंड अहिरोली का निरीक्षण किया गया था। विकासखंड में वहाँ का परिसर, सामुदायिक शौचालय, प्रेरणा कैंटीन और जो अभिलेखों का रखरखाव है ऑफिस के अंतर्गत, ये सब चीज़ें देखी गई, जिसमें से लेखा पटल का अभी तक दिखाया नहीं गया क्योंकि अभी चार्ज हस्तगत होने में समस्या वहाँ पे बताई गई थी। तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि ऑफिस में सभी अभिलेख का अवलोकन कराया जाए और इसके अतिरिक्त परिसर की साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक पाई गई। अन्य चीज़ें समुचित रखी गई थी ब्लॉक परिसर में। इसके उपरांत गौशाला बरखेड़ा का निरीक्षण किया गया, जहां पर बताया गया कि एक बृहद गौशाला भी निर्माणाधीन है अस्थायी गौशाला के अंतर्गत। अस्थायी गौशाला में तिरपाल की व्यवस्था ठीक नहीं की गई थी ठंड के दृष्टिगत। इस संबंध में वेतन बाधित किया गया है संबंधित सचिव का और प्रतिकूल प्रविष्टि भी निर्गत की गई है। इसके उपरांत आरआरसी सेंटर बरखेड़ा का निरीक्षण किया गया। आरआरसी सेंटर का कार्य भी अधोमानक इस आशय से पाया गया कि वहाँ पे कार्य भी संचालित नहीं किया गया था और कुछ कार्य वहाँ पे अधूरे भी थे। जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी वो समुचित नहीं पाई गई। संबंध में वीडियो को निर्देशित किया गया कि कार्य को आरआरसी सेंटर को समुचित रूप से संचालित कराने के अनुपालन से अवगत करें। संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से डीएम ने 2 तीर्थ और 3 प्राचीन कूपों का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने तथा सौंदर्यीकरण कराने का भरोसा दिया है। संभल में लगातार धार्मिक स्थलों एवं ऐतिहासिक धरोहरों की खोजबीन जारी है। वहीं डीएम ने अपने अधिकारियों के साथ संभल के प्राचीन तीर्थों और कूपों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सामान्य रूप से सभी जो तीर्थ स्थान हैं और कूप हैं वो कागजों के अंदर दर्ज हैं, किंतु किसी कारणवश उन पर कब्जा हो गया। तो बहुत सी जगह पे जो हमारे प्रधान जी हैं, हमारे ईओ साहिबान हैं, हमारे जो पार्षद हैं, वो स्वयं इनको निकलवा रहे हैं। तो जिस तरह से हम अन्य स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने का ड्राइव चलाते हैं, उसी तरह से ये जो तीर्थ हैं वो मूल रूप से तालाब हैं, क्योंकि पहले तालाब के ऊपर ही एक तीर्थ स्थल होता था, वहाँ स्नान इत्यादि होती थी, पूजा इत्यादि होती थी। तो उन तालाबों को हम निकलवा रहे हैं और एक तालाब जो आपके बिल्कुल पास में है, एकांती तीर्थ, इस पर 2 वर्ष पहले एक बार तालाब पर पट्टा हो गया था, तो उसको हटवाया गया और पट्टे को निरस्त कराया गया। तो उसको हम मनरेगा के अंतर्गत ही पुनरुद्धार करेंगे। तो जो ग्राम क्षेत्र के अंदर है उसे मनरेगा और ग्राम निधि के माध्यम से हम पुनरुद्धार कर रहे हैं और शासन की योजनाओं के माध्यम से। और जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत है उनको हम जो नगर पालिका परिषद है उसके माध्यम से, रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से और इसके साथ साथ शासन की जो नगर विकास विभाग की योजना है वंदन योजना, उसके अंतर्गत सुधार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पर्यटन संस्कृति और जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से भी पुनरुद्धार करने की योजना है। सर कौन कौन से तीर्थ देखिए आज यहाँ पर? कुल 5 तीर्थ देखे। चतुर्मुख कूप जिसका पुनरुद्धार चल रहा है, अशोक कूप जो ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ है, बस कुछ चीजें उसमें ठीक नहीं है, उसको हम वंदन योजना के अंतर्गत भेजेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चतुर्सागर और एकांती तीर्थ और बीच में शंख माधव, कुल 5 जो स्थान थे, तालाब थे और कूप थे, उनको हमने देखा। सर जैसे चंद्रेश्वर महादेव मंदिर आप गए थे, यहाँ देखा था आपने, उसमें ये भी कहा गया था कि जो संपत्ति जो है मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया गया, तो उसको भी कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या टीम गठित की गई है? उसकी जांच की जा रही है। वो मौखिक रूप से कहा गया था, बहुत सी चीजें होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वेरीफाई होती हैं। जी जी। तो वर्तमान में जांच चल रही है। तो जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया वो 80 बीघा थी, लेकिन बाद में जब किसी ने बताया तो 26 से 30 बीघा भूमि है। तो अभी दोनों चीजों की जांच कर रहे हैं और जो सही पाया जाएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर तमाम तीर्थ स्थल ऐसे हैं जैसे जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। सोधन का किला भी आपने देखा था, कल एएसआई की टीम भी वहाँ पर गई थी, तो वहाँ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। इसके अलावा और भी तीर्थ स्थल ऐसे हैं जिन पर कब्जे कर रखे हैं, तो उनको किस तरह से सर हटवाया जाएगा? एएसआई की टीम 2 दिनों से यहाँ पे है। जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जिस पर लोगों का कब्जा है, तो चिन्हांकन के लिए बोला है। हमने अपने पुराने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो भी मंगवाए हैं और उन रिकॉर्ड्स के अनुसार चिन्हांकन कराया जाएगा और उसके बाद नोटिस दे करके जो अतिक्रमण है
उसे दूर करवाया जाए। प्रदेश के मऊ जनपद के थाना घौसी क्षेत्र के सेमरी जमालपुर स्थित पेट्रोल पर उस समय हड़कंप मच गया जब मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और पेट्रोल भरवाने के दौरान फ्यूलमैन से किसी बात पर कहासुनी होने लगी, जिसको लेकर बाइक सवार पेट्रोल भरने वाले को मारपीट करने लगे। वहीं मारपीट देख कैबिन में से बाहर दौड़ बीच बचाव किया। पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बिजनौर के थाना शरकोट के एक ग्राम में 3 दिन पहले तहसील धामपुर से गायब हुए युवक का शव मिलने से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। जहां बैंक दलालों ने युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद शव जनपद मुरादाबाद के ग्राम में दबा दिया था। पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर युवक का शव बरामद कर लिया और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है और शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 8/1/2025 को बादी श्री तेजेंद्र सिंह द्वारा थाना शेरकोट पर सूचना दी कि उसका भाई प्रमोद कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 7/1/2025 को घर से मोटरसाइकिल से धामपुर के लिए निकला था, जो वापस लौट कर नहीं आया। इस सूचना पर तत्काल थाना शेरकोट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 9/1/2025 को अभियुक्त विपिन कुमार, जयवीर सिंह व थान सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर विपिन कुमार ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद कुमार से 60,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे मृतक प्रमोद कुमार वापस मांग रहा था। उसके पैसे वापस न लौटाना पड़े, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना के तहत अपने वैगनार कार से प्रमोद कुमार को बैठाकर सजलेट जनपद मुरादाबाद ले गया तथा वहां रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और थान सिंह के खेत पर शव को दफना दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद कर लिया है तथा घटना में प्रयुक्त वैगनार कार, फावड़ा और आलाकत रस्सी को बरामद कर लिया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 103 BNS की वृद्धि कर अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां घर में घुसकर परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन का ये पूरा मामला है, जहां चुनाई का काम कर रहा था और 3 लड़की और पति पत्नी की हत्या कर दी गई और घर के बाहर से ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया है। ये लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शांत हो जा एक मिनट आप शांत हो सब शांत हो जाना सब। चलो सर। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? जी, इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है बच्चों की, जो बच्चों के अंदर शामिल हैं उन बच्चों की उम्र क्या है? ये अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल छोटे बच्चे हैं वो और इसमें हस्बैंड वाइफ भी हैं। ये कुछ ही दिन पूर्व यहाँ रहने आए थे और इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इनकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई रंजिश के चलते इनकी ये घटना हुई है और इसमें शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। बिहार के गया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया, जहां अपराधी के पैर में गोली लगी है। वहीं आरोपी पर 50,000 का इनाम है। अपराधी मुफस्सिल थाना की पुलिस ने डेला थाना के लोको कॉलोनी में कुछ दिनों से भाग कर रह रहा था। गुप्त सूचना से पता चला, मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर रेड के दौरान पुलिस को देखकर अपराधी फायरिंग कर भागने लगा। दोनों तरफ से फायरिंग में पगला मांझी को पैर में गोली लगी है। अपराधी मुफस्सिल थाना के रहने वाला था। मुफस्सिल थाना में कई कांडों में वांछित और अब मामले में जांच जारी है। देखिए, गया पुलिस का जो बड़े दुर्दांत अपराधी हैं उनके खिलाफ जो अभियान है लगातार चल रहा है और उसी कड़ी में आज आले सुबह एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि यहाँ का एक बड़ा क्रिमिनल जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है, प्रहलाद मांझी उर्फ पगला मांझी, जो कि अपगिला मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था और उसके ऊपर कुल 10 कांड हत्या के प्रयास, लूट जैसे संगीन मामलों सहित कुल 10 कांड पहले से ही दर्ज थे और उसके द्वारा पुलिस की टीम पर भी पूर्व में हमला किया जा चुका है और पुलिस के जवान से पिस्टल भी छीनने का कार्य कारित किया जा चुका था और उसको पकड़ने के लिए हमारे सिटी एसपी साहब के निर्देशन में टीम बनी थी, जो कि लगातार
तकनीकी आसूचना और मानवीय आसूचना के आधार पर काम कर रही थी। और आज सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस अपराधी की लोकेशन इस परैया लोको कॉलोनी के आसपास है और हमारी टीम जिसका नेतृत्व एसडीपीओ वजीरगंज स्वयं कर रहे थे, जिसमें एसएचओ मुफस्सिल, एसएचओ डेल्हा और साथ में डीआईयू की भी एक टीम साथ में थी। और जैसे ही हमारी टीम ने उसको घेरने की कोशिश की, उस अपराधी ने हमारी टीम पे फायर किया और हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा 2 राउंड फायर किया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी और तुरंत हमारी टीम के द्वारा उसको अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। और इस मौके का मुआयना मेरे द्वारा और सीटीएसपी साहब के द्वारा किया गया है और एफएसएल की टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया है। उसमें जो भी अग्रतर कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं और इस प्रकार गया पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है और आगे भी जो हमारा अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। नहीं, अभी तक जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है, एक ही अपराधी था। अभी इस पर फर्दर हमारी टीम जांच कर रही है और इसके जो भी अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उससे पूछताछ भी की जा रही है और उसमें भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कुछ बरामदगी भी हुई होगी? एक हथियार की बरामदगी हुई है जिससे फायर किया गया और एफएसएल की टीम ने यहाँ से जो भौतिक साक्ष्य हैं उनका नमूना लिया है और उसको लैब में भेज के उसको जाँच करेंगे। 10 मामले सिर्फ गया में है या कहीं दूसरी जगह से? ये गया में ही है, जैसे मैंने बताया, हत्या है, हत्या के प्रयास हैं, लूट के मामले हैं और एक SC/ST का भी केस है। कुल 10 मामले अभी तक इसके जो आपराधिक इतिहास के हैं वो सामने आए हैं और बाकी आसपास के जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं कि वहाँ भी क्या इसके ऊपर कोई अन्य मामला दर्ज है। जो इनाम घोषित किया गया था सर, वो बिहार में ये IG सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम इसको घोषित किया गया। बिहार के दरभंगा में 4 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की आह्वान पर 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल किया जाएगा। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आगामी 16 जनवरी से दरभंगा व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी अब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कमलबंद हड़ताल पर जाएंगे। हम लोगों का 4 मांग है। एक तो हम लोगों का है कि ये प्रमोशन वाला है, जो हम लोगों का प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ है। दूसरी मांग है हम लोगों का जो अनुकंपा वाला है। तीसरी मांग जो है वो तीसरा मांग है हम लोग का वेतन विसंगति का। चौथा मांग है विशेष कैडर लागू करने का। इसके तहत हम लोगों का स्टेट यूनियन जो है वो 16 तारीख से पूरे बिहार में हड़ताल का आयोजन किया है। तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग सरकार के खिलाफ हम लोग भी दिनांक 16/1/2025 से हम लोग भी हमारे जो भी यहाँ के सदस्य हड़ताल में हम लोग भी जाएंगे। तो क्या आपकी मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन जो है उग्र बनेगा? इसका विचार हम लोग करेंगे, जैसे जैसे जो भी होगा हम लोग आगे करते जाएंगे। उसका विचार, उस पर विचार करके हम लोग आगे करेंगे। कि मुख्यतः 4 मांगे हैं, जिसमें कि पहला है वेतन विसंगति, जो कि जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। दूसरा है सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति और 100% अनुकंपा पर बहाली। चौथा है विशेष न्यायिक कैडर जो है वो लागू होना चाहिए। ये हमारे मुख्य 4 मांगे हैं और हम इसको आधार मानते हुए धीरे धीरे जैसा हमारा यूनियन के साथ वार्तालाप होगा उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का जो विचार करेंगे। 16 तारीख को क्या हो रहा है? 16 तारीख को हम लोग 16/1/25 को हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। 15 तारीख को हम लोग लिखित में दे देंगे सारा। जी, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगा क्या? हाँ, ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक कि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी और जैसा हमारे जो यूनियन है उन यूनियन की जो गाइडलाइंस हमें मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आपके यूनियन के नेता कौन हुए? राजेश्वर तिवारी। खबर धार से मिल रही है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पीथमपुर में देश की पहली हाइड्रोजन CNG वाजा व्हीकल का अनावरण किया। पीथमपुर नेट्रिक्स में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हम लगातार एथेनॉल, बायोडीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे देश का किसान हमारा ईंधन दाता बनेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि पिछले 5 साल में 4 करोड़ 50 लाख नौकरियां ऑटो इंडस्ट्री में मिल रही हैं। 2015 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आशीर्वाद लेके हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया था और लास्ट ईयर हमने
CNG गाड़ी शुरू की थी, तो पूरी गाड़ी CNG में दौड़ी थी। ये साल हमने HCNG शुरू किया, हाइड्रोजन और CNG को मिक्स करके हमने आज मंत्री जी के हाथ से उनका अनवीलिंग करवाया और फ्लैग ऑफ करवाया। और अभी हम और एक इवेंट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटोनोमस वाहन गाड़ियाँ ड्राइवर के बिना दौड़ेगी, जो हम पूना में कर रहे हैं। सर, मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के लिए? और सबसे पहले तो मंत्रियों ने बोला कि ये जो हम स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। उन्होंने बाहा इंडिया की भी सराहना की और नेटफ्लिक्स की भी सराहना की, और उन्होंने बोला कि अभी जो इंडिया अभी तक 4th था व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, 6 महीने पहले 3rd हो गया, माने US और चाइना के पीछे है। और उनका ऐसा आग्रह है कि नेक्स्ट 5 ईयर में वी विल बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विल बी द फर्स्ट। खबर मध्य प्रदेश के सीधी के कुसमी से मिल रही है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए जनजातीय शौर्य दिवस के अवसर पर पहुंचे विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में लोगों को जानकारी दी है और बताया कि उनके आदर्शों पर हम सभी को चलना चाहिए, वह हम सबकी के प्रेरणा स्रोत हैं। विधायक सर, आज बिरसा मुंडा जयंती का 100वीं वर्ष शौर्य दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सही बात है कि हमारे देश में ऐसे भी सपूत पैदा हुए थे, चाहे जनजातीय वर्ग के हों चाहे अन्य वर्ग के हों, और भगवान बिरसा मुंडा आज ही के दिन अंग्रेज़ों से भीषण लड़ाई 9 जनवरी 1900 को डोम पहाड़ी खूंटी में उन्होंने किया था, और उसमें अंग्रेज पराजित हुए। उन्हीं के याद में उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से कोई शौर्य दिवस मनाने का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे समाज में ये बातें पहुँचे कि ऐसे भी जनजातीय वर्ग में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किए हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़े हैं और अपने देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं को याद करने के लिए बिरसा मुंडा जी का शौर्य दिवस के रूप में आज मनाया गया है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर नए DRM पंकज सिंह का दौरा हुआ है, जहां सूरत रेलवे के 2 और 3 प्लेटफॉर्म 60 दिनों के लिए बंद हो गए हैं। इसको लेकर प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते समय सूरत शहर के IPS पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी सहित RPF पुलिस, GRP पुलिस मौके पर मौजूद रही है। रेलवे स्टेशन पे आज नए DRM जी का आगमन हुआ है और कहीं न कहीं जो सूरत स्टेशन पे 2-3 प्लेटफॉर्म नंबर बंद किया गया है, जिसको लेकर 60 दिन के लिए बंद किया गया। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से यात्रियों को क्या सुविधा रखा गया है? सबसे पहले सर आपका सुदर्शन TV न्यूज़ पे आपका स्वागत है, क्योंकि आप प्रथम दिन आज आपका है उधना रेलवे स्टेशन पे, आपका स्वागत। धन्यवाद। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे सूरत का स्टेशन रीडेवलपमेंट वर्क है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी और सुचारू ढंग से हो पाए। आज की रात 12 बजे रात से ये काम शुरू हो गया है, 60 दिन का काम है, 8 मार्च 7 मार्च तक चलेगा। तो उसके लिए जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं और कुछ और ट्रेनें हैं, वो सूरत स्टेशन पे ना रुक करके ये उधना पे रुका करेंगी। उसका हम लोग ये एक निरीक्षण करने आए हैं कि यहाँ पर हमारी जो सुविधाएं हैं वो उसके लिए पर्याप्त हैं या नहीं। DCP ट्रैफिक और कमिश्नर पुलिस, इन सब के जो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन का आज डिस्कशन भी हुआ। साइट पे हमने सब जगह विज़िट किया और उससे हमें ये पता लगा कि ट्रैफिक जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो हम दोनों तरफ से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर से थोड़ा लिमिटेड वे में और 6 नंबर की तरफ से थोड़े ज़्यादा पैसेंजर्स को हम लोग उधर भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस तरफ एरिया थोड़ा ज़्यादा ओपन है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी हम लोगों को अनाउंसमेंट्स कराने हैं, साइनेजेस देने हैं, पब्लिक नोटिस निकालने हैं, एडवर्टीजमेंट्स देने हैं, वो ऑलरेडी प्रयास जारी है। काफ़ी दिनों से हम लोग ये एडवर्टीजमेंट्स निकाल भी रहे हैं। हमारे जो चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं वेस्टर्न रेलवे के, उन्होंने यहाँ पे एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बताया है वही सब सुविधाओं को हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये कोऑर्डिनेशन चलता रहे। इसके पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? आपको क्या लगा कि आप यहाँ पे आए और जो अधिकारी आपसे जुड़े, तो किस प्रकार से आपका क्या रहा कुछ रहा? इससे पहले मैं उत्तर रेलवे में था, मैं वहाँ पर चीफ मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे था। वेस्टर्न रेलवे में मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया एज DRM मुंबई, और बहुत ही हमारी अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिविजन्स, वन ऑफ द बिजिएस्ट डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवेज़ है। तो इसमें सबर्बन का भी बहुत ट्रैफिक है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं।
तो ये काम काफ़ी कठिन है लेकिन बहुत सुचारू ढंग से चलता है। वेस्टर्न रेलवे भी बहुत अच्छा माना जाता है सभी जोनल रेलवेज़ में, और मुंबई डिवीज़न जो है वेस्टर्न रेलवे का, उसका भी नाम बहुत अच्छा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे टेन्योर में हम लोग इस नाम को और ऊपर करेंगे। सर एक लास्ट सवाल सर, जिस प्रकार से 3, 4, 5 पे इंडिकेटर नहीं लगाया, उसके लिए थोड़ा आप सजेशन सर दे दीजिए। 3, 4, 5 पे जो कोच इंडिकेशन बोर्ड्स हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उधना में भी हम लोग रीडेवलपमेंट का काम साथ साथ कर रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं जनता के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हम लोग कितनी तेज़ी से हम लोग करना चाह रहे हैं। तो जो कोच इंडिकेशन बोर्ड्स हैं उसको हम लोग ने उतारा था क्योंकि उसमें हमारा प्लेटफॉर्म और उसके स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे। उसको अभी तुरंत से दोबारा लगाने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर उसको वापस चालू किया जाए। कंस्ट्रक्शन का वर्क थोड़ा सा अभी रोका जाएगा क्योंकि अभी सूरत का मेन कंस्ट्रक्शन वर्क है और उसका प्रेशर इधर आ रहा है। तो जो भी हम लोग की सुविधाएं हैं यहाँ पे ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड्स, कोच इंडिकेशन बोर्ड्स, साइनेजेस, ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन, पार्किंग, ये सब चीज़ों पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम सारे चालू हो जाए। जी, चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी कठिनाई है लेकिन इससे हमारे कई दशकों तक का हमारा ये काम काफ़ी आगे बढ़ेगा और ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इसको चालू कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ा शॉर्ट टर्म हल्का सा दिक्कत आती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कई सालों तक हमारा इसमें सुविधा बढ़ती है और हमारे सूरत के रेल यात्रियों के लिए ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। सर जिस प्रकार से पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया जिस प्रकार से उधना रेलवे स्टेशन का जो निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो असुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, काफ़ी जो असुविधा हो रहा है उनके लिए सुविधा दिया जाएगा। कहीं कहीं जब इंडिकेटर की बात आती है तो जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, सूरत को नया निर्माण किया जा रहा है, नया दिया जा रहा है, तो उसको लेके कहीं कहीं जो असुविधाएं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार साथ, सुदर्शन टीवी न्यूज, सूरत, गुजरात। कर्नाटक बेलगाम जिले के अथनी में क्रांतिवीर सगोली रायन्ना उत्सव 2025 वीर ज्योति योत्रा के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। तहसील प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि तहसील अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।